वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी सीरीज़ चल रही है यूपी पीसीएस मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक के आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित हम चीज़ों को कवर करें। और अगर आप 2023 का मेंस दे रहे हैं तब तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप उसके बाद भी मेंस देने का सोच रहे हैं 24, 25, तब भी आप इस सीरीज़ से बेनिफिट ले सकते हैं। आप चाहें तो जो स्टैटिक वाली चीज़ें हैं उनके नोट्स बनाकर अपने पास रख सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल होगी आपके लिए लॉन्ग टर्म में। और ये सीरीज़ हमारी बाइलिंगुअल है, तो आप किसी भी मीडियम के हों आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एचसीएस, आरओ इन सभी के लिए हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको इन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में कोई भी अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो आएगा ये हमारा जीएस 3 में जो एनवायरनमेंट का पोर्शन है उसके अंतर्गत ये टॉपिक आ जाएगा। और इतना डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बस हमें ये पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, तो जब बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम जान जाएंगे तो उसको कंजर्व करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ रही है, क्या उसके समक्ष चैलेंजेस हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में, हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आसान टॉपिक है कंपैरेटिवली, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं और हमको लगता है कि हम सिर्फ जनरल अगर चीज़ों को लिख देंगे तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा हमको इस टॉपिक को डिटेल में देख लेना है ताकि इन केस इससे प्रश्न पूछा जाए तो आपके पास अच्छा खासा कंटेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में पहले हम देखेंगे, फिर हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में देखेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, ये पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न जीव रूपों से इसका तात्पर्य है, जिसमें जानवर, पौधे, सूक्ष्मजीवी सब आते हैं और वे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र इसमें शामिल है उनके, यानी कि एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पूरा एंटायर इकोसिस्टम जिसमें वो रहते हैं, सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली एक फॉर्म है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की, जिसके अंतर्गत जीन्स, स्पीशीज, ऑर्गेनिजम्स और इकोसिस्टम्स सब कुछ इसमें आते हैं। तो हमने थोड़ा सा देख लिया कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। उसके बाद पर्यावरण के मूल्य को बनाए रखने में इसकी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है और सभी पौधों और जानवरों के जीवन के समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में इसका योगदान है। कुल मिलाकर ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिना बायोडाइवर्सिटी के ह्यूमन सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसके अंतर्गत सभी जीवित चीज़ों और उनके प्राकृतिक आवास के अस्तित्व के लिए जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता का आह्वान किया गया। जब कोई चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है तो उसको बचाने की ज़रूरत है, कंजर्व करने की ज़रूरत है। इसीलिए क्या किया गया है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के प्रयास किए जा रहे हैं, किए गए हैं समय समय पर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी जो भारत में पाई जाती है। ये बेसिकली बायोडाइवर्सिटी तो भारत में बहुत ज़्यादा है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स जो हैं वो हम देखेंगे। हॉटस्पॉट क्या हो जाता है? वो स्थान जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी हो और कुछ ऐसे स्पीशीज़ वहाँ पर पाए जाते हो जो उसी क्षेत्र तक सीमित हो। जैसे कि मान लीजिए कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं और वो वेस्टर्न घाट्स में ही केवल पाए जाते हैं और किन्हीं अन्य क्षेत्र में पाए नहीं जाते हैं। उनको एंडेमिक स्पीशीज़ कहा जाता है और साथ में ये रिच बायोडाइवर्सिटी जो है इसके डिक्लाइन का भी खतरा हो तो उनको कहा जाता है हॉटस्पॉट्स।
तो इंडिया में जो हॉटस्पॉट्स हैं वो कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय यानी कि ईस्टर्न हिमालय, उसके बाद इंडो बर्मा क्षेत्र, फिर वेस्टर्न घाट्स और सुंदरबन। ये सारे इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। अब ये देखिए, ये हमारा एक डेटा पॉइंट हो जाएगा जो हम अपने, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो उसके इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हैं कि भारत में दुनिया की कुल प्रजातियों का लगभग कितना है? 7 से 8%। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद भारत जो है ये विश्व की 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशंस यानी कि मेगा जैव विविधता वाले जो देश हैं उनमें से एक है। ये दोनों हमारे पास पॉइंट्स हो गए जो हम डेटा डाल सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। उसके बाद देखते हैं अब बायोडाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है बायोडाइवर्सिटी का, वो देखेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आप सिर्फ ये तो नहीं लिख देंगे, आपको पॉइंट्स में बताना होगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हमें पहले पॉइंट वो लिखना चाहिए जो ज़्यादा रेलेवेंट हो। तो यहाँ पर पहले इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लिख दिया गया है, लेकिन जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं होना चाहिए। आपके में हो सकता है कि फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये वाला पॉइंट कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं कि पारिस्थितिकी जीवन समर्थन, इकोलॉजिकल लाइफ सपोर्ट के लिए बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इकोनॉमिक वाला पॉइंट बाद में लिखिएगा। तो देख लेते हैं अब पहला पॉइंट, मानव उपयोग और उद्योग के लिए कच्चे संसाधनों के लिए जैव विविधता पर निर्भर है। ये हमको पता है कि रॉ मटेरियल के रिसोर्सेज हमारे कहाँ से आते हैं? बायोडाइवर्सिटी से ही हमें प्राप्त होते हैं। किसान, मछुआरे और वन श्रमिक जो हैं, इनके सहित कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आजीविका के लिए बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। दूसरा पॉइंट क्या है? पारिस्थितिकी जीवन समर्थन क्या हुआ? जैव विविधता उन पारिस्थितिकी तंत्रों का समर्थन करती है जिनमें ऑक्सीजन, स्वच्छ वायु और पानी, पौधों के परागण यानी कि पॉलिनेशन, प्लांट पॉलिनेशन, कीट नियंत्रण, अपशिष्ट जल उपचार और कई अन्य पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की हमें प्राप्ति कैसे होती है? बायोडाइवर्सिटी के माध्यम से ही प्राप्त होती है। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से। प्लांट्स किसका पार्ट है? हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ही तो पार्ट है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं इकोलॉजी को सपोर्ट करने वाली, वो हमारी उसका स्रोत क्या है? बायोडाइवर्सिटी। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा। और देखते हैं और क्या पॉइंट्स हैं। फिर है जलवायु परिवर्तन के खतरे से लड़ने में सहायक है हमारी बायोडाइवर्सिटी। जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता को नुकसान हो रहा है और जैव विविधता के नुकसान से क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है। यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम किसकी हो रही है? बायोडाइवर्सिटी की लॉस की। और बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता जा रहा है, उसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो दोनों बातें इंटर रिलेटेड हैं। अब इस पॉइंट को वैलिडेट करने के लिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध हमारी सबसे मजबूत प्राकृतिक रक्षा तंत्र है। यानी कि जो हम नेचुरल डिफेंस मान सकते हैं अपना क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? हमारी बायोडाइवर्सिटी। कैसे हो जाती है? भूमि और महासागर पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये वर्तमान में मानव जनित उत्सर्जन का 60% अवशोषित करते हैं। यानी कि जो लैंड और ओशन इकोसिस्टम्स हैं, ये जो ह्यूमंस के द्वारा एमिशंस किए जा रहे हैं उसका 60% कौन एब्जॉर्ब करता है? लैंड और ओशन इकोसिस्टम्स। और वे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के भंडारण के ग्रहण का एकमात्र तरीका है। देखिए, अब हम आर्टिफिशियल तरीके ला रहे हैं। आपने नाम सुना होगा कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, जिसमें हम कार्बन को लेकर स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली। तो ये हमारे नेचुरल तरीके हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट हो रही है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि ये जो तटीय आर्द्र भूमि होती हैं, तटीय आर्द्र भूमि खराब मौसम के दौरान तूफानी लहरों और बाढ़ से हमको बचाती हैं। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण करती हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। समझ रहे हैं? ये रीज़न है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो है हमारे लिए कितनी ज़्यादा सहयोगी है। और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से मान लीजिए टेम्परेचर राइज हो रहा है,
और जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से जो जीव जंतु वहाँ पर निवास करते हैं उनका जो जीवन है वो प्रभावित हो रहा है और धीरे धीरे उनका हम एक्सटिंक्शन देख रहे हैं। तो दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, और अगर ऐसा दोनों चीज़ें जिसमें जहाँ पर हमें लिंक बताई गई हो या ऐसा कोई पॉइंट हो, तो वहाँ पर आप एक ऐसा सर्कुलर डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, कि इसकी वजह से ये हो रहा है और इसकी वजह से ये हो रहा है। एक तरफ क्लाइमेट चेंज हो गया, एक तरफ बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे फिगर्स हमको थोड़े से बना देने चाहिए आंसर्स में। उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। ये मिट्टी के निर्माण, प्रदूषण को कम करने, भूमि, जल और वायु संसाधनों की सुरक्षा में भी मदद करती है बायोडाइवर्सिटी। ये कार्य पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य और मानव अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये तो बेसिक पॉइंट्स हैं कि सॉइल फॉर्मेशन, पोल्यूशन रिड्यूस करने में, लैंड, वाटर और एयर के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने में, ये सारी चीज़ों में हमारे बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस दिखाई पड़ती है। और ये जो सारी फंक्शंस हैं ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है इकोसिस्टम फंक्शन के लिए और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो जैसे ये पॉइंट भी ह्यूमन सर्वाइवल की बात कर रहा है, तो आप स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स में इनको लिख दीजिएगा, और जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जैसे पॉइंट्स हैं उनको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने के बाद फिर उन पॉइंट्स को लिखिएगा। अगला क्या है? जैव विविधता को संसाधनों का ऐसा भंडार माना जाता है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? भोजन, दवा, कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण के लिए। तो जब हमारे रॉ मटेरियल का वो स्रोत है, तो फिर इन सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स, इन सब के लिए भी हमारे रॉ मटेरियल्स वहीं से आते हैं। रिजर्वोयर है ये रिसोर्सेज का। साथ में हमारी एक अलग से आप पॉइंट लिख सकते हैं, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के लिए भी हम किस पर निर्भर हैं? बायोडाइवर्सिटी पर ही निर्भर हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप एक अलग से इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट क्या है? कल्चरल इम्पोर्टेंस, सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो कई संस्कृतियों का परिवेश और जैविक रूप से विविध पर्यावरण द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों के साथ सह विकास हुआ है। कई सारी आप ट्राइब्स देखें तो वो फॉरेस्टेड एरियाज में रहती हैं, ठीक है, तो वो उसी के साथ इवॉल्व होती है, और इसीलिए ये कल्चरली भी इम्पोर्टेंस रखती है हमारी बायोडाइवर्सिटी। आगे देखते हैं। भोजन, आश्रय, कपड़ों की अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए आसपास के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर कई पारंपरिक समुदायों की जो उत्तरजीविता है, उत्तरजीविता की जो ज़रूरत है वो क्या हुआ, मतलब लाइवलीहुड की जो ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करने में भी ये आवश्यक है। तो जब उसी पर डिपेंडेंट रहते हैं ये ट्राइब्स, तो बायोडाइवर्सिटी पर ही उनकी पूरी कंप्लीट डिपेंडेंस होती है सारी अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने के लिए। अगला क्या पॉइंट आ जाएगा? ये अगला पॉइंट आ जाएगा साइंटिफिक महत्व, यानी कि वैज्ञानिक महत्व क्या है? जो बायोडाइवर्सिटी है ये व्यवस्थित पारिस्थितिकी डेटा का खजाना है जो प्राकृतिक दुनिया और उसकी उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ विकसित करने में सहायक है। तो जो साइंटिस्ट खोज करते रहते हैं, तो उसकी खोज कैसे करेंगे? कोई चीज़ तो हमको चाहिए कि इसके माध्यम से अच्छा हम देखें कि कितने पुराने समय में ह्यूमन सर्वाइवल हुआ था, ह्यूमन एग्जिस्टेंस में आए थे, या कोई चीज़ कितनी पुरानी है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है इसमें हमारी मदद करती है, खोजबीन में साइंटिस्ट की मदद करती है। और ये साथ में आधुनिक चिकित्सा और मानव स्वास्थ्य अनुसंधान और उपचार में प्रगति में भी सहायक है। हम देखते हैं कई सारे प्लांट्स और कई सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके माध्यम से हमारी दवाओं का निर्माण होता है। और ये कई आधुनिक फार्मास्यूटिकल पौधों की प्रजातियों से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल आप एक याद रखिएगा, जैसे कि एक एंटी ट्यूमर एजेंट होता है टेक्सोल, इसको किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसको प्राप्त किया जाता है पैसिफिक यू ट्री से, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल आपके पास रहेगा तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ये हमने इम्पोर्टेंस देख ली है बायोडाइवर्सिटी की। अब क्या कॉजेज है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता जा रहा है? कंजर्व आप कोई चीज़ तभी तो करेंगे जब वो लॉस होगा उसका। तो इसके पीछे कारण क्या है उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी के लॉस जो है ये हम बचपन से बहुत बार पढ़ते हुए आए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एक मिनट पॉज कीजिए और खुद सोचने की कोशिश करिए कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का डिक्लाइन हो रहा है। तो आप खुद ही 2-4 पॉइंट्स तो रिकॉल कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें आते हैं, राइट। तो आई होप आपने सोच लिए होंगे पॉइंट्स। अब हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन, पर्यावास हानि और विखंडन, यानी कि जहाँ पर वो लोग, जो स्पीशीज़ है जहाँ पर निवास करता है
यदि वो स्थान, उसका निवास स्थान ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्पीशीज जो है वो समाप्त होने लगेगा। जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से हमको इसके साक्ष्य मिलते हैं। कभी पृथ्वी की भूमि के सतह के 14% से अधिक को कवर करने वाले ये जो वर्षा वन थे, अब केवल 6% के लगभग इनका हिस्सा रह गया है। इतना ज़्यादा हैबिटेट लॉस हो गया है वहाँ पर। लाखों प्रजातियों को शरण देने वाले ये जो अमेज़न के वर्षा वन थे, अब यहाँ पर क्या होने लगी, सोयाबीन की खेती के लिए इनको काटा जाने लगा है। गोमांस मवेशियों को पालने के लिए घास के मैदानों में इनको परिवर्तित करने के उद्देश्य से काटा गया है, जिसकी वजह से जो भी बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर निवास करती थी, जो भी स्पीशीज निवास करते थे, वो उनका हैबिटेट, उनका जो घर था वही समाप्त हो गया। तो वो भी, उनका भी हमें लॉस दिखाई पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही हो गया। उसके बाद क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। वर्तमान में मनुष्य क्या कर रहा है, हर चीज़ को ओवर यूज़ कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से भी हमें बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिल रहा है। मनुष्य हमेशा भोजन और आश्रय के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, किंतु जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है, देखिए गांधी जी ने भी यही कहा है कि हमारी आवश्यकताएं तो पूरी की जा सकती हैं, लेकिन हमारी जो ग्रीड है उसको नहीं पूरा किया जा सकता। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो जो प्राकृतिक संसाधन है उसका अतिदोहन होने लगता है जब हम अपनी ग्रीड को पूरी करने का प्रयास करते हैं। और पिछले 500 वर्षों में कई प्रजातियों का विलुप्त होना। एग्जाम्पल देखिए, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये तो जनरल पॉइंट है लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टेलर की समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर, ये आपको एग्जाम्पल होंगे। अगर आप एक दो एग्जाम्पल लिख लेंगे तो आपका आंसर में थोड़ी सी वैल्यू ऐड हो जाएगी, क्योंकि जनरल ओवर एक्सप्लॉयटेशन का पॉइंट हर बच्चा लिख लेगा। तो ये मनुष्यों द्वारा अत्यधिक दोहन के कारण ही ऐसा हुआ है कि कई सारी प्रजातियां जो हैं पिछले 500 वर्षों में विलुप्त हुई हैं। उसके बाद एग्जाम्पल आप इनका बता देंगे। उसके बाद वर्तमान में दुनिया भर में कई समुद्री मछलियों की जो आबादी है, इसका अधिक दोहन किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, कुछ व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा हो गया है। देखिए, अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कुछ मछलियों का इतना ज़्यादा कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है कि उनकी एग्जिस्टेंस पर खतरा आ गया है, कि इतना ओवर यूज़ कर लिया गया है कि वो बचेंगी ही नहीं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का एक पॉइंट हो गया। आगे क्या है, देखिए आगे है अगला पॉइंट, बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाएं, यानी कि जो नेचुरल कॉजेज होते हैं, बाढ़, भूकंप और इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, ड्रॉट आ जाएगा, ठीक है। इनके कारण पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता को हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। अगला क्या हो गया, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, यानी कि इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज। कई बार बाहर के कुछ पक्षी होते हैं, वो जो नॉर्मली ऑलरेडी रह रहे होते हैं स्पीशीज, उनके स्थान को ग्रहण करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी रह रहे होते हैं उनका निवास स्थान छिन जाता है और वो समाप्ति की ओर बढ़ने लगते हैं या एक्सटिंक्ट होने लगते हैं। अगला हो गया सह विलोपन अर्थात को एक्सटिंक्शंस। को एक्सटिंक्शंस क्या हुए, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यहाँ पर इस जगह पर एक ऐसे प्लांट था और इसके ऊपर एक छोटा सा कोई, आप मान लीजिए कीड़ा था, वो इस पर डिपेंडेंट था, राइट। और धीमे धीमे हमने ये प्लांट्स ही ख़त्म कर दिए, तो ये जो कीड़ा था या ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी आप बोलिए स्पीशी था, ये भी समाप्त होने लगेगा। क्योंकि ये समाप्त हो गया तो ऑटोमेटिकली जो इसके साथ लगा हुआ या संबंधित जो भी स्पीशीज था वो भी समाप्त होने लगेगा। तो यही होता है को एक्सिस्टेंस। जब कोई भी प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो उससे जुड़े पौधे और जानवरों की जो प्रजातियां हैं वो भी निश्चित रूप से विलुप्त हो जाती हैं। ये होता है को एक्सटिंक्शन की प्रॉब्लम। अगला पॉइंट क्या है, आगे है वैश्विक जलवायु परिवर्तन। देखिए, एनवायरनमेंट में जब आप कोई भी प्रॉब्लम्स या किसी भी चीज़ के लिए इश्यूज लिख रहे होंगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि जनरली 90% ऑफ द टाइम आपको क्लाइमेट चेंज की समस्या वहाँ पर मेंशन करनी ही है, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है और ये हर समस्या का कारण भी है। तो यदि प्रजातियों को बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है तो वो क्या होती है, स्थायी रूप से नष्ट हो जाती है। हमारे यहाँ क्या वर्तमान में पर्याप्त समय दिया जा रहा है? इतनी जल्दी क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ के चक्कर में, ह्यूमन कॉजेज़ के चक्कर में बहुत जल्दी क्लाइमेट चेंज जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है।
जनरली क्या होता है, क्लाइमेट चेंज एक नॉर्मल फिनोमेना भी रहा है, जिसकी वजह से धीमे धीमे कई वर्षों में, हज़ारों वर्षों में जो टेम्परेचर है उसमें बदलाव आता है। लेकिन हमने क्या किया है, इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया है, इतना ज़्यादा हमने टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के चक्कर में इतना ज़्यादा एमिशन कर दिया है, जिसकी वजह से टेम्परेचर निरंतर बढ़ता जा रहा है और जो स्पीशीज़ है उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि वो अपनी बॉडी को, अपने आप को अडाप्ट कर पाएँ उतनी कंडीशंस के लिए, जिसके चक्कर में वो धीमे धीमे विलुप्त होते जा रहे हैं। अगला पॉइंट क्या हो गया, प्रदूषण। प्रदूषण का पौधे और पशु पक्षियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, एक पोल्यूशन का पॉइंट हो गया। उसके बाद पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट है उनको काटते जा रहे हैं और अर्बनाइजेशन जो है बढ़ता जा रहा है, अर्बन एरियाज़ को बढ़ाते जा रहे हैं। जहाँ पर भी फॉरेस्टेड लैंड है उसको काट कर या तो एग्रीकल्चर लैंड बना देते हैं या तो उसको किसी शहर के रूप में डेवलप करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो जैव विविधता है उसका ह्रास हो रहा है। आगे क्या है, बढ़ता अवैध वन्यजीव व्यापार, यानी कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के कारण भी हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। अगला है, वनों की कटाई से जैव विविधता को भी नुकसान होता है। देखिए, वनों की कटाई जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था ऊपर वाले पॉइंट्स में, तो ये भी डिफॉरेस्टेशन जो है जिसकी वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे आपसे बायोडाइवर्सिटी की लॉस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बायोडाइवर्सिटी लॉस लिखकर इधर लिख लीजिए नेचुरल कॉजेस और इधर लिख दीजिए मैन मेड कॉजेज या फिर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, और उसके बाद आपका एक थोड़ा सा ये डायग्राम टाइप का बन जाएगा। और उसके बाद या तो आप इन्हीं के नीचे पॉइंट्स कर कर समझा सकते हैं, या तो फिर आप नीचे नेचुरल कॉजेज को अलग से पॉइंट्स में लिख दीजिए और फिर मैन मेड कॉजेज को अलग से लिख दीजिए। आपके पास ये छोटा सा फिगर हो जाएगा और आप दो डिफरेंसेस के बीच में, यानी कि दो डिफरेंट हेडिंग्स के बीच में आप पॉइंट्स अपने डाल सकते हैं। नेचुरल कॉजेज आपको पता है, ऑलरेडी हमने देख लिए हैं, और ह्यूमन कॉजेज क्या हैं ये भी आपको पता है, तो वही पॉइंट्स आपको इनके नीचे डालने हैं। इससे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बेटर हो जाता है हमारा, अदरवाइज आप ऐसे भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब देखते हैं जैव विविधता के ह्रास से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं, यानी कि चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी का अगर डिक्लाइन हो रहा है तो उसके बाद हमारे सामने क्या चैलेंजेस आ जाते हैं कि अगर बायोडाइवर्सिटी का ह्रास ऐसे ही होता रहा तो क्या चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ेगा या हमको करना पड़ रहा है। तो वही पॉइंट्स हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हो गया है, खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि खाद्य आपूर्ति कीट और बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती है। अर्थात जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उस पर अफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जो हमारी फूड सप्लाईज हैं वो पेस्ट और डिजीजेस से ज़्यादा अफेक्ट होने के उनके जो चांसेस हैं वो रहेंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसके समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा जो सोर्स है फूड का वो हमारी बायोडाइवर्सिटी ही है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, मनुष्यों के द्वारा अतिदोहन से कई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ रहा है। तो एक चुनौती क्या है कि प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं अतिदोहन के कारण, यानी ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण। फिर क्या है, लगातार बाढ़ और सूखे, जंगल में आग जैसी जो चरम घटनाएं हैं उनमें वृद्धि हो रही है। एक चुनौती ये भी है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण ये समस्या हमको दिखाई दे रही है। आगे है, मरीन इकोसिस्टम्स जो होते हैं दे विल बी अफेक्टेड बाय एन इंक्रीज इन सी टेम्परेचर, यानी कि समुद्र के तापमान में वृद्धि से क्या होता है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है वो प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे कृषि उत्पादकता में हमको गिरावट भी आने की संभावना रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण शहरी जो प्रवासन है वो भी और बढ़ सकता है, यानी कि रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है वो होता है, क्योंकि कृषि उत्पादकता बढ़ती है तो जितने लोग कृषि में लगे हुए हैं वो फिर कुछ और रोजगार की संभावना तलाशने के लिए अर्बन एरियाज में जाते हैं। IUCN और विश्व संरक्षण संघ के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य अनुमानित रूप से कितना है, $33 ट्रिलियन, यानी कि $33 ट्रिलियन प्रति वर्ष हो सकता है। ये $33 ट्रिलियन, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा अमाउंट है। और हम जो हमें चीज़ें नेचुरली मिली हैं उनको हम
पैसों के उसमें नहीं मापते हैं, लेकिन IUCN और वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन ने इसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालने की कोशिश की है, जो हमें इकोसिस्टम के माध्यम से चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी आंसर जब अपना लिखेंगे तो वहाँ पर आप अपने पॉइंट को वैलिडेट करने के लिए इसको लिख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा मॉनेटरी वैल्यू है जिसकी हम उतनी वैल्यू नहीं करते। हमें लगता है ये तो हमें नेचुरली मिल रही हैं, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, बाकी हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वैल्यू करते हैं। तो अगर हम इसकी मॉनेटरी वैल्यू देखें तो कितनी ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ये पॉइंट हो गया। अब हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लाभ क्या हैं। तो अगर हमारे सामने इतनी सारी चुनौतियां हैं तो अगर हम कंजर्व कर लेंगे तो ये जो चुनौतियां हैं वो नहीं होंगी। तो वही पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं और एक बार हम इसको यहाँ पर डिस्कस भी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रकृति से कुछ ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्राप्त होती हैं जो भोजन के उत्पादन, स्वच्छ हवा और पानी, वातावरण में कार्बन के अवशोषण और जलवायु संतुलन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इसीलिए एक ये लाभ है। उसके बाद खाद्य श्रृंखलाओं की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से आवश्यक पारिस्थितिकी विविधता के संरक्षण हेतु जैविक विविधता का संरक्षण आवश्यक हो जाता है। यानी कि बेसिकली जो हमारी फूड चेन्स हैं ये कंटिन्यूसली चलती रहे। फूड चेन क्या होती है, जो किसी एक, आप मान लीजिए एक पौधे को एक जानवर ने खाया, इस जानवर को इस जानवर ने खाया, तो ये पूरी खाने की जो ये श्रृंखला चल रही है इसी को फूड चेन कहा जाता है। मान लीजिए ये वाला बीच से गायब हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, तो ये जो हमारी फूड चेन चल रही है वो प्रभावित हो जाएगी। राइट। अगला पॉइंट क्या है, पौधों और जानवरों की आनुवांशिक विविधता को कायम रखने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद पृथ्वी पर संसाधनों का सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, सतत यानी कि सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, अर्थात हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना कर कर ऐसा यूज़ करें कि वो जो रिसोर्सेज हैं वो आगे आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स होंगी उनके लिए भी उपलब्ध रहें। ऐसा ना हो कि हम ही उनका यूज़ करके उनको ख़त्म कर दें और आगे आने वाले समय में वो कुछ बचे ही ना। ठीक है। फिर क्या है, जैव विविधता के अंतर्गत मनोरंजन और पर्यटन के माध्यम से समाज को तत्काल लाभ मिलता है। यानी कि रिक्रिएशन और टूरिज्म भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के माध्यम से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें होती हुई दिखाई देती है। तो देखिए कई सारे पॉइंट्स आपको ओवरलैपिंग दिखाई दे रहे होंगे और शायद आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो गए हो। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आसान चीज़ें हैं। एक बार फिर से आप सारी चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ पॉइंट्स वही हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हमारे सामने जो चुनौतियाँ हैं उन्हीं को हम बेनिफिट में लिखेंगे और उन्हीं को घुमा फिरा कर बातें कही गई हैं। तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, अदरवाइज ईजी टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब देख लेते हैं कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को कौन से स्टेप्स हैं जो उठाए जा सकते हैं, यानी कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो संपूर्ण जीव मंडल की रक्षा करना। देखिए अगर हमको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है तो पूरा इकोसिस्टम जो है, पूरा बायोस्फीयर जो है उसी को हम कंजर्व कर लें, तो ये तो सबसे अच्छा स्टेप हो जाएगा। पूरे जीव मंडल की ही रक्षा करी जाए, क्योंकि संरक्षण जो है ये प्रजातियों के स्तर तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि जो इकोसिस्टम है उसके संरक्षण पर हमको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर इकोसिस्टम कंजर्व्ड रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो जो स्पीशीज़ है और जो प्लांट एनिमल या जीव जंतु जो भी है वो कंजर्व रह सकता है। अगला पॉइंट क्या है, स्वदेशी किस्म को संरक्षित करने के लिए मूल जीन बैंकों का निर्माण किया जा सकता है। कंजर्व करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं। आगे क्या है, अगला पॉइंट है प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने और उसके विघटन की व्यवस्था करने के लिए। आपको पता है प्लास्टिक पोल्यूशन की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो हमें एफर्ट्स ऐसे करने चाहिए कि हम प्लास्टिक के पोल्यूशन को कम करें, साथ में जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको विघटित करके उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और इसके चक्कर में जो मरीन स्पीशीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हमको दिखाई पड़ रही हैं। एग्जाम्पल क्या है, जापान में खोजे गए एक प्लास्टिक के भक्षण करने वाले बैक्टीरिया का पालन ये पोलिएस्टर, ये जो पालन है ये पोलिएस्टर प्लास्टिक के विघटन के उद्देश्य से किया जा रहा है। यहाँ पर एक बैक्टीरिया का
इसीलिए भक्षण किया जा रहा है, सॉरी भक्षण नहीं, पालन किया जा रहा है ताकि वो प्लास्टिक को खा सके। तो खाद्य पैकेजिंग और प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं ये बैक्टीरिया उसको खा सकता है, जिससे महासागरों में जो प्लास्टिक डंपिंग है उसको नियंत्रित किया जा सकता है और समुद्री जो जैव विविधता है उसकी रक्षा करने में भी मदद मिल सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास एग्जाम्पल हो गया जापान से रिलेटेड कि एक ऐसा पॉलिएस्टर प्लास्टिक डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया कल्टीवेट किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, क्षेत्र के समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के उद्देश्य से जंगलों पर निर्भर रहने वाले जो वनवासी हैं इनके अधिकारों की रक्षा करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उन्हें आमतौर पर सर्वश्रेष्ठ संरक्षणवादी माना जाता है। देखिए, जो वहीं पर निवास करता है तो उससे ज़्यादा कंजर्वेशन चीज़ों को कौन कर सकता है, क्योंकि वो उनका जीवन ही उसी पर निर्भर करता है, क्योंकि वे प्रकृति से अधिक आध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हैं, वो बहुत अच्छे से कनेक्टेड होते हैं और उसी पर वो पूर्ण रूप से जीवन को अपना निर्भर मानते हैं। इसीलिए ऐसे जो ड्वेलर्स होते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इनके जो राइट्स हैं उनको भी कंजर्व करके हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये सारे हो गए। फिर हम देखते हैं अप्रोचेस क्या होते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। देखिए, कई बार बेसिक सी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए हमको सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलना है। इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, जो भी एंडेंजर्ड प्लांट या एनिमल स्पीशीज़ है उसको उसकी संरक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करना उसके नेचुरल आवास में ही। इन से याद रखिएगा जहाँ पर वो रहता है, इन द प्लेस जहाँ पर वो रिसाइड करता है। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, इसमें आ जाता है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये सारी चीज़ें इन सीटू कंजर्वेशन का जो प्रोसेस है, जो अप्रोच है, उसके अंतर्गत आती हैं। फिर हम देखते हैं एक्स सीटू संरक्षण। एक्स सीटू संरक्षण क्या होता है, यहाँ पर जो भी खतरे की श्रेणी में यानी कि जो भी थ्रेटेंड स्पीशीज है उसको हम उसके निवास स्थान से ले जाकर कहीं बाहर जाकर कंजर्व करते हैं। तो ये एक्स सीटू हो गया। एक्स मतलब बाहर निकाल कर कंजर्व कर रहे हैं एक्स सीटू के अंतर्गत, ठीक है। उसके प्राकृतिक आवास से उसको बाहर निकाला गया है और ऐसे विशेष परिस्थितियों में रखा जाता है जहां उन्हें संरक्षित किया जा सके और उनकी विशेष देखभाल की जा सके। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसके अंतर्गत आ जाता है जूलॉजिकल पार्क, वनस्पति उद्यान, वन्यजीव सफारी पार्क, ठीक है, यानी कि बोटानिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। ये सारी चीज़ें हमारी एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आ जाएंगी। अब एक कन्वेंशन हुआ था ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये देख लेते हैं। देखिए, ऐसे तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली इस पे नहीं पूछा जाएगा। अगर ये करंट अफेयर में हुआ, कोई ऐसी न्यूज़ आई तब तो पूछा जा सकता है, अदरवाइज डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। बस आप अपने आंसर में इसको मेंशन कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड हो कि ये इंटरनेशनल स्टेप भी उठाया गया है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो इसको थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। 29 दिसंबर 1993 में इसको लागू किया गया था और इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। क्या क्या 3 हैं उद्देश्य, क्या दिया हुआ है, जैविक विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगला है जैविक विविधता के जो घटक है, जो कंपोनेंट्स हैं, उनका सतत उपयोग, ऑलरेडी बता चुके हैं, सस्टेनेबल यूज़ की बात की गई है। फिर है आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत वितरण, यानी कि फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। सारे देशों के बीच में जो भी आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभ हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन सारे देशों के बीच में फेयर और इक्वल होगा, राइट। तो ये एक कन्वेंशन किया गया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर। इससे संबंधित कुछ और पॉइंट्स हैं, ये 4 और 5 नहीं होंगे, 3 ही केवल उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। 196 देशों ने इसकी पुष्टि की है और भारत ने CBD के प्रावधानों को लागू करने के लिए 2002 में जैविक विविधता अधिनियम पारित किया था। तो ये भारत के जो स्टेप्स हैं उनमें आपको ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं कि जैविक विविधता अधिनियम 2002 इसीलिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए भारत के द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी,
डाइवर्सिटी कंजर्वेशन हमने सब देख लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। एक और आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग। देखिए, वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। और कई बार हम क्या करते हैं, हमको बेसिक तो पता होता है कि आर्टिकल 280 में बना हुआ है, लेकिन हम इसके कुछ पॉइंट्स नहीं देखते कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है, कि इसके मेंबर्स इसमें कितने हैं, क्या वो रीअपॉइंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीपीसीएस के मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ जो बॉडीज़ हैं उनके कॉम्पोजिशन पूछ लिए गए हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर बताइए, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को सिर्फ हमें लगता है एनालिसिस ही पूछा जाएगा, तो हम बस वही पढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी बेसिक चीज़ें भी देख लीजिए। तो भारत का जो वित्त आयोग है, ये अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया है। ये अर्ध न्यायिक निकाय है, यानी कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है। और इस आयोग के गठन के पीछे केंद्र और राज्यों के बीच और विभिन्न राज्यों के मध्य भी जो कर आय के वितरण की आवश्यकता होती है, उसके तरीकों का निर्धारण करना होता है। बेसिकली जो फाइनेंस कमीशन होता है, इसका काम क्या होता है कि ये बताना कि कैसे क्या मेथड को लिया जाएगा, अपनाया जाएगा, जिसके माध्यम से सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में करों का विभाजन किया जा सके। इसकी स्थापना सबसे पहली बार 1951 में डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। अब आपसे एक क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कि पहला जो फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन कौन थे। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ इसको कमेंट कर बताइएगा। आगे देखते हैं। जो फाइनेंस कमीशन है, बेसिकली ये एडवाइजरी रोल में होता है। जो भी ये सिफारिशें देता है, रिकमेंडेशंस देता है, ये बाइंडिंग नहीं होती हैं। इसका तात्पर्य राष्ट्रपति के समक्ष अनुशंसा प्रस्तुत करना होता है। रिकमेंडेशन जो है इसका, वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और आयोग द्वारा दी गई जो सलाह है, इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं। वो चाहे तो इसको स्वीकार करें, चाहे तो अस्वीकार करें। जनरली स्वीकार ही कर ली जाती है। तो ये रिकमेंडेशन जो हैं, ये एडवाइजरी रोल में होती हैं, एडवाइस की तरह होती हैं, जो बाइंडिंग नहीं होती हैं राष्ट्रपति पर। इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो मेनली इसमें 5 सदस्य हैं, और जिसमें से एक आयोग के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन होते हैं, और 4 अन्य सदस्य इसमें हमको शामिल दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मतलब 1+4। ठीक है, जब आप नोट्स बनाएं तो आप उसमें कॉम्पोजिशन में 1+4 लिख लीजिए, तो आपको इतना तो पता ही रहेगा कि एक चेयरमैन है और 4 इसमें मेंबर्स हैं। तो ये भी जो भी कमीशंस वगैरह हैं, उनके मेंबर्स को भी देखिएगा कि कौन कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन सभी सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और यही उनके कार्यकाल की अवधि भी निर्धारित करते हैं। जो राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, वही बताते हैं कि इनका टेन्योर कितना होगा। इन सदस्यों की पुनर्नियुक्ति जो है वो संभव है, यानी कि इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है। कई सारे ऐसे कमीशन हैं जिनमें मेंबर्स को रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता और नियुक्ति के तरीके का निर्धारण करने का उत्तरदायित्व संसद पर होता है। यानी कि जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो इनकी एलिजिबिलिटी और इनकी अपॉइंटमेंट के जो तरीके हैं उसको निर्धारित करती है। और जैसा कि भारतीय संविधान में उल्लिखित है, तो ये बात भारतीय संविधान में लिखी गई है कि पार्लियामेंट ये कार्य करेगी। इस आयोग के जो अध्यक्ष हैं, इनको सार्वजनिक मामलों में विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात पब्लिक अफेयर्स में एक्सपर्टीज होनी चाहिए इनके पास। और जो अन्य 4 सदस्य हैं, उनके लिए क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये लोग किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं, या इस पद को धारण करने के लिए एलिजिबल होने वाले लोग हो सकते हैं। इसके अलावा कौन हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति हो जिन्हें वित्त और सरकारी खातों में विशेषज्ञता प्राप्त हो, एक्सपर्टीज हो इस सेक्टर में उनकी। इसके अलावा कौन हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति हों जिन्हें वित्तीय और प्रशासनिक मामलों से अच्छा खासा अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो उनके पास। या फिर ऐसे व्यक्ति हों जिन्हें अर्थशास्त्र और उससे संबंधित अध्ययन का विशेष ज्ञान हो। तो वो लोग 4 मेंबर्स जो है वो इनमें से हो सकते हैं। आगे क्या है, अब ये जो मेंबर्स हैं, इनको डिस्क्वालीफाई कैसे किया जा सकता है,
इनको अयोग्य किया घोषित किया जा सकता है वही जो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं पॉलिटी में, अगर वो मेंटली अनसाउंड हो या फिर ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी कि वो दिवालिया घोषित कर दिए गए हो, बैंकरप्ट, उन्हें अनैतिक अपराध का दोषी ठहराया गया हो, या फिर उनके वित्तीय और अन्य हित ऐसे हों जो आयोग के संचालन में बाधक सिद्ध हो रहे हों, तो भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये जनरल पॉइंट्स हैं, आपको ऐसा कुछ रटना नहीं है, एक बार बस ध्यान दे दीजिएगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो फंक्शंस जो है फाइनेंस कमीशन के, वो ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अगर फंक्शंस पढ़ रहे हैं किसी भी आयोग के या किसी भी बॉडी के, तो उनको रट लीजिए। और उनको रटने के लिए ये नहीं है कि आप पूरे पूरे सेंटेंसेस रटिए, कुछ कुछ पॉइंट्स में रट लीजिए, कि जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, तो ये आप इतना लर्न कर लीजिए। बाकी आपको याद रहेगा ये किसके बीच में होना है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया कि केंद्र और राज्यों के बीच में साझा और आवंटित किए जाने वाले करों की शुद्ध आय का वितरण करना है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या हो गया, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे नियम जिनके अंतर्गत केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान और सहायता को नियंत्रित किया जाता है। उसके साथ ही अनुदान की ये जो राशि है ये केंद्र भारत की संचित निधि से आवंटित की जानी होती है। केंद्र की जो कंसोलिडेटेड फंड होता है इंडिया का, उससे ये अमाउंट एलोकेट किया जाना है। तो ये ग्रांट्स और एड की बात हो गई, जो स्टेट्स को दिया जाना होता है, उससे संबंधित रूल्स बनाता है फाइनेंस कमीशन। इसके साथ ही अगला पॉइंट क्या है, जो भारतीय राष्ट्रपति है इनके द्वारा निर्धारित अन्य मामले, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया एक। आगे क्या हुआ, अगला पॉइंट हुआ राज्य की संचित निधि में वृद्धि हेतु उचित कार्यवाही करना, कि इसको कैसे हम और इसमें इंक्रीज करें कंसोलिडेटेड फंड को स्टेट के, और इससे पंचायत और जो अन्य स्थानीय निकाय हैं इनकी जो कार्य प्रणाली है उनके लिए संसाधनों में वृद्धि हो, इसलिए इसमें वृद्धि की बात की जाती है। और ये इसकी कार्यवाही कौन करता है, बेसिकली इससे संबंधित रूल्स बनाता है फाइनेंस कमीशन। उसके बाद वित्त आयोग जो है ये भारत के राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, और जो राष्ट्रपति हैं वो संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सामने प्रस्तुत करते हैं, राइट। तो ये सारे यहाँ तक के जो पॉइंट्स थे, इसके जो फंक्शंस हैं, किसी भी बॉडी के फंक्शंस आई नो रटना पड़ेगा, बहुत सारा है, लेकिन आपके पास कोई चॉइस नहीं है और फंक्शंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं। और ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता ही होने चाहिए, वहाँ पर आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये फंक्शंस वगैरह जितने भी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं उनके बिल्कुल रट कर आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। एंड इसके साथ हमारा ये जो कंप्लीट हो गया है पूरा दूसरा टॉपिक भी। देखिए 15th फाइनेंस कमीशन जो था उससे संबंधित अब शायद सवाल पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि पहले भी पूछा जा चुका है, और अब नवंबर में 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो फॉर्म होगा। लेकिन अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो आगे आने वाले वीडियोस में हम 15th फाइनेंस कमीशन को भी जो फॉर्म हुआ था उसके जो प्रोविजंस थे उनको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हमारा आज जो हमने बेसिक्स थे फाइनेंस कमीशन के वो देख लिए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन केस आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।